हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। आपके इस परिवार के ही माध्यम से जहाँ पे हम बार-बार करते हैं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है जीके जीएस बाय अमित पांडे। क्योंकि इसी के माध्यम से हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं और एक-एक क्रम को ही आधारित करते हुए, सुनिश्चित करते हुए कई सारे प्रश्नों, कई सारे मंतव्यों को यहाँ पर आप सबके साथ साझा करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी सेशन में जुड़ जाएँ ताकि रोज़ की तरीके से चलने वाले इस अनवरत सेशन को यहाँ से कंटिन्यू किया जा सके। इसी बिंदु, इसी पर्याय के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी विषय संकल्पना के साथ ही हम अपनी क्लास की शुरुआत भी करते हैं। तो चलिएगा, क्रम की श्रृंखला की एक एक प्रश्नों के साथ, एक एक बिंदुओं के साथ हम यहाँ पे चर्चा करते हैं और देखते हैं उन प्रमुख मंतव्यों को जो हमारे परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो खासा इसी बिंदु के साथ अपनी क्लास की शुरुआत भी करते हैं कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी विषय संकल्पना के साथ ही आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत भी करते हैं, जहाँ पर एक एक प्रश्नों को हम देखेंगे और उस प्रश्न प्रवृत्ति को भी समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। चल, पहले प्रश्न की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि ऋग्वेद, आप भी जानते हैं ऋग्वेद की जब बात की जाए तो ऋग्वेद के परिपेक्ष में ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन से एक ऐसे देवता हैं जिनके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा करी जाती है। तो सबसे ज्यादा जो महत्व मिला है ऋग्वेद के अंतर्गत, तो ऋग्वेद के अंतर्गत किस एक देवता की बात करी गई है। आज ऋग्वेद की जब बात की जाए तो ऋग्वेद के अंतर्गत कौन से एक ऐसे देवता हैं जिनके बारे में सदैव आपको चर्चा देख मिलती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ऋग्वेद हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऋग्वेद की संकल्पना की जब बात की जाए तो आपने सदैव सुना है कि ये जो ऋग्वेद होता है खासा वैदिक काल की परंपराओं को आधारित करते हुए इसका नाम सदैव हमें देख मिलता है। अब इसी ऋग्वेद की जब बात की जाए तो ऋग्वेद में प्रमुख रूप से जो एक देवता देख मिलते हैं उनका नाम क्या है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद ये कौन सी भाषा में, तो ये संस्कृत भाषा में आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो वेदों के अंतर्गत आपने सदैव सुना है सबसे प्राचीन वेद की संज्ञा दी जाती है। वैसे हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जब हम वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत क्या हुआ, या वैदिक काल के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की पुस्तक वगैरह लिखी गई हैं जिनमें यह प्रमुख रूप से 4 वेद आपको दिख मिलते हैं। 4 वेदों की जब बात की जाए जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद और यहां पर आप कह सकते हो कि यजुर्वेद। तो यह कुछ 4 वेदों के प्रमुख नाम होते हैं। हालांकि पीछे संदर्भों में हमने बताया भी था कि वेदों के ही कुछ आपके खंड देख मिलते हैं जिसको हम वेदांत के रूप में भी नाम देते हैं, वेदांत या जिसको हम उपनिषद के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इनका संबंध कब का था, तो यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित था। उत्तर वैदिक काल की जब बात की जाए तो उस टाइम पे ये लिखे गए। ऋग्वेद बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके बारे में आपने सदैव सुना होगा। पहली बात तो इसमें 10 मंडल आपको देख मिलते हैं। कितने? 10 मंडल की जब बात की जाए तो 10 मंडल आपको प्रमुख रूप से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 10 मंडल। और 10 मंडल के अलावा अगर देखा जाए तो 1028 ये क्या है, इसमें ये आपके सूक्त देख मिलते हैं। 1028 की जब बात की जाए तो 1028 इसमें सूक्त देख मिलते हैं। और 10,552 ये क्या है, यह आपको इसमें श्लोक देख मिलते हैं। श्लोक या जिसको हम एक तरीके से कह सकते हो मंत्र वगैरह भी कह सकते हैं। तो खासा अगर देखा जाए तो हमारा ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, इसमें कुल 10 मंडल होते हैं। और 10 मंडल के अलावा अगर देखा जाए तो 1028 सूक्त हैं और 10,552 ये आपके मंत्र हो जाते हैं। इस वेद की ही जब बात की जाए तो इस वेद में कई सारे व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। और चर्चा की जब बात की जाए तो कौन सा देवता ऐसा है जिसको इसमें क्या किया गया, सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। तो इंद्र के बारे में हमने पीछे चर्चा भी किया है। इंद्र की जब बात की जाए तो इंद्र आप भी जानते हैं, पहली बात इनको क्या माना जाता था, वर्षा का देवता माना जाता था। इवन वर्षा के अलावा अगर देखा जाए तो चक्रवात या तूफान वगैरह की जब बात की जाए तो उसके लिए भी इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। और इनकी जब बात की जाए तो इनकी महत्व क्यों है, क्योंकि आप भी जानते हैं 200 से ज्यादा ये जो सूक्त होते हैं, जो आपके श्लोक होते हैं, वह इनके लिए आपको दिख मिलते हैं। अब आप समझिए 1028 टोटल सूक्त हैं, लेकिन इस 1028 सूक्तों में से 200 से भी ज्यादा आपके जो सूक्त हैं वो आपको इंद्र के लिए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। क्लियर।
अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर नाम प्रमुख रूप से 200 नहीं, 200 नहीं होगा, ये 250 है, माफ़ी चाहते हैं, 250 सूक्त जो है वह इनके लिए देख मिलते हैं। ठीक है, 250 इधर लिख लेते हैं, पहला क्वेश्चन ही गड़बड़ है 250 सूक्त जो है वह इनके लिए आपको देख मिलते हैं ऋग्वेद काल के अंतर्गत। 200 की जब बात की जाए तो 200 ध्यान रखिएगा, यह आपको पवन की जब बात की जाए तो उनके रूप में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो 200 किसके लिए है, यह आपके अग्नि के लिए है, तो दोनों को अलग अलग रखिएगा। अग्नि की जब बात की जाए तो चूंकि आप भी जानते हैं हमारी परंपराओं में हमने पीछे ही बताया था कि वेद काल के अंतर्गत होता क्या था कि जो भी विशेष संकल्पनाएं, प्राकृतिक संरचनाएं जो हमारे हित की बात करती थी, जो हमारे लिए मददगार साबित होती थी, उन्हीं के लिए हम इनको नाम देते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में 200 सूक्तों की बात की जाए तो यह अग्नि के लिए समर्पित है, और 250 सूक्त आपके क्या हो जाते हैं, या आपके इंद्र के लिए समर्पित आपको देखने को मिल जाते हैं। खासा अगर देखा जाए तो ऋग्वेद के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो आपने सुना भी होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर अलग अलग संदर्भों को लेकर के, तो सबसे प्राचीन वेद के रूप में इसका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद के रूप में ऋग्वेद, जिसमें इंद्र के लिए कुल 250 सूक्त आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पुरातन ग्रंथ है जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र हमें देखने को मिलता है। खासा आप भी जानते हैं कि अलग अलग वेद वगैरह के परिपेक्ष हैं, इसमें कुछ विशेष प्रकार के ग्रंथों वगैरह का नाम भी आपको देख मिलता है। अब कौन सा बेसिकली एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंतर्गत क्या है, आप कह सकते हो कि पहले चरण में अपराधी वगैरह के बारे में चर्चा करी गई है, और इस संदर्भ की जब बात की जाए तो यह नाम हमें देखने को मिलता है। कौन सा ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें अपराध और अपराधी के विधाओं के बारे में चर्चा देखने को मिल जाती है, तो यह नाम हमें प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि जो आपका अर्थशास्त्र है ये किसके द्वारा, तो ये विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया। विष्णुगुप्त, या जिनको हम क्या कहते हैं कौटिल्य के रूप में जानते हैं, तो विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, या जिनको हम चाणक्य के रूप में जानते हैं, चाणक्य के द्वारा क्या किया गया, इस पुस्तक को लिखी गई है। ठीक है, तो चाणक्य की जब बात की जाए तो यह पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। तो इस परिपेक्ष में यहाँ पर आप भी जानते हैं राजा का जो एक प्रथम अधिकार होता था, प्रथम दृष्टया वो अपने नगर में कैसे प्रशासन व्यवस्था को सुनिश्चित किए, और उसी परिप्रेक्ष्य में शासन और प्रशासन इन दोनों की बात की जाती है। तो अर्थव्यवस्था में इवन मनुस्मृति की जब बात की जाए तो उसमें भी कुछ ऐसे साक्ष्य आपको देख मिलते हैं। और न्याय मीमांसा, पता ही चल रहा है कि ये न्याय की बात कर रहा है, तो अपराध और अपराधियों से सामान्य जनता को कैसे न्याय मिले, इसके लिए ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके चर्चित होते हैं। तो इस दशा में अर्थशास्त्र भी, मनुस्मृति भी, न्याय मीमांसा भी, और कह सकते हो कि इन सब की जब बात की जाए तो ये प्रमुखता से क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ पर अपराध और अपराधी इन दोनों को चर्चा में रखते हैं। लौह और रक्त की नीति, यह किसके द्वारा आपकी अपनाई गई। हमारे इतिहास परंपरा की जब बात की जाए तो इतिहास परंपरा में आपने कई सारे व्यक्तियों के बारे में, कई सारे नामों को सुन रखा होगा। अब इसकी जब बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा एक ऐसा शासक था जिसने क्या किया, लौह और रक्त नीति को अपनाया, लौह और रक्त की नीति को प्रमुख रूप से अपनाया था। ये बलबन था, या फिर आपके अलाउद्दीन खिलजी के रूप में जाना जाता है, या फिर आपके मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में, या फिर आपके बाबर के रूप में। लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति मतलब आप कह सकते हो कि तलवार, और तलवार के बाद कह सकते हो उसके डेथ की बात। तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए मतलब आप कह सकते हो कठोर प्रशासन, जिसको हम एक शब्द में कह सकते हैं, क्योंकि आपको एक अधिकार दिया जाता है और आप उस अधिकार का पूरा तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी बात है, और आपने उसका दुरुपयोग किया तो आपको क्या किया जाता था, सीधे दंड दिया जाता था। सीधी सी बात थी, यहाँ पर कोई मरवत नहीं थी, सीधे शब्दों में लोगों को कठोर दंड मिल जाता था। और इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। ये खासा आपने सुना भी होगा, बलबन। बलबन बेसिकली अगर देखा जाए तो गुलाम वंश के शासकों में से एक बड़ा प्रमुख शासक रूप में देख मिलता है। तो गुलाम वंश शासक के रूप में बलबन का नाम ध्यान रखिएगा। इसने लौह और रक्त नीति को क्या किया, यहाँ पर अपनाया था, और इसका जो पूरा एक संदर्भ था वो यही था कि सीधे शब्दों में गुलाम वंश के अंतर्गत अपनी प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाया जाए, अपनी प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाया जाए, और अपनी शासन को कैसे मजबूत किया जाए, शासन को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए इस व्यवस्था को इसने चालू किया था। क्योंकि सीधी सी बात, अगर ये शासन प्रशासन में कहीं कमजोर पड़ता तो उस दशा में बाकी जो लोग होते उसे क्या करते, पद मुक्त कर देते। तो इस दशा में अपने शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इसने इस नीति को लागू किया। हालांकि इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा सिजदा और पैबोस के बारे में भी। सिजदा और पैबोस की जब बात की जाए तो ये श्रृंखला भी इसी के माध्यम से चालू की गई थी, जहां पे सिजदा के बारे में आपने सुना भी होगा कि
खास करके जब हम बात करते हैं आपके जो सल्तनत काल का सुल्तान हुआ करता था उसके परिप्रेक्ष्य में उसके पैरों में सर रख के एक तरीके से मत्था टेकना और उसके पैरों को चूमना, यह व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर यहीं पे देखा जाए तो इसके द्वारा एक काम और बिल्कुल आपने सही कहा, नवरोज नाम का जो त्यौहार होता है, ठीक है, नवरोज नाम के त्यौहार की जब बात की जाए तो इसको भी इसी के माध्यम से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो नवरोज त्यौहार की जब बात की जाए तो ये भी क्या हुआ था, इसके माध्यम से आपका चालू किया गया था। तो बलबन अपने आप में काफी कट्टर शासक के रूप में देख मिलता है, गुलाम वंश के शासक के रूप में इसने क्या किया था, सिद्धा पैबोस, इसके अलावा कह सकते हो लौह और रक्त की नीति और फिर आपके नवरोज त्यौहार, इन सारे बिंदुओं को विशेषतः चालू किया था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था? आज भारत की जब बात की जाए तो भारत में इब्न बतूता आपको देखने को मिल जाता है, और इस इब्न बतूता की जब बात की जाए तो इसका नाम बेसिकली हमें देखने को मिलता है। इब्न बतूता की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है, इब्न बतूता। आज इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध हमारे परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर इब्न बतूता की जब बात की जाए तो इसका नाम संबंधित आपको देखने को मिलता है, इब्न बतूता। इब्न बतूता, आज अगर इसकी बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको दिखता है इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, या फिर इब्राहिम लोदी के काल में, या फिर आपके अकबर के काल में। तो खासा अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या आता है, तो आपने सदैव सुना होगा तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह सन 1333 ईस्वी में क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर आया था। सन 1333 की जब बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह आया था। कहाँ से संबंधित है, तो इब्न बतूता के बारे में आपने सदैव सुना होगा, ये मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को देश की जब बात की जाए तो वहां से इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। खासा अगर देखा जाए तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा कि आया जब था हमारे यहाँ पर तो इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। एक बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा विदेशी यात्री था जो हमारे यहाँ पर आया और उसे क्या किया गया, उसे शासन प्रशासन में भी सम्मिलित किया गया, तो इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। काजी मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि न्याय प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में खास करके न्यायिक अधिकारी के रूप में इसकी नियुक्ति करी गई थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये दिल्ली के काजी के रूप में भी आपका नियुक्त किया गया था। और यहीं पर अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, आगे चल करके इसे अपना दूत बना के चाइना भी भेजा था। क्या किया था, अपना दूत बना करके इसको चाइना के लिए भी भेजा था। कब भेजा था, तो ये 1342 में, 1342 ईस्वी की जब बात की जाए तो इस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के ही द्वारा क्या किया गया था, इसको चाइना में भेजा गया था। और इसकी जो प्रमुख पुस्तक आपने कई बार सुनी है, बिल्कुल आपने सत्य कहा, रहला, क्या नाम होता है, रहला नाम की पुस्तक की जब बात की जाए तो उसमें क्या किया है, इसने पूरे भारत के उस टाइम के वृत्तांत के बारे में पूरी संरचना को बता रखा है। ठीक है, तो इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, किसके रूप में, इब्न बतूता। इब्न बतूता की जब बात की जाए तो इब्न बतूता का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे इसका पूरा नाम क्या था, तो आपने सुना होगा शेख फतेह शेख अब्दुल्ला, शेख फतेह शेख अब्दुल्ला, ये इसका पूरा नाम भी माना जाता है। ठीक है, तो इसके पूरे नाम की जब बात की जाए तो शेख फतेह शेख अब्दुल्ला की जब बात की जाए तो ये क्या माना जाता है, ये इसका नाम माना जाता है, शेख फतेह अबू अब्दुल्ला, शेख फतेह अबू अब्दुल्ला। तो ये इसका पूरा नाम आपको देखने को मिल जाता है। खासा जब हम बात करते हैं इब्न बतूता, कहाँ से आया था, मोरक्का से आया था। रहला नाम की पुस्तक, दिल्ली की काजी को नियुक्त किया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा एक ऐसा व्यक्ति था जो खास करके दिल्ली के काजी के रूप में नियुक्त था, तो उसका नाम आता है क्या, आपके मोहम्मद बिन तुगलक के माध्यम से खासा इब्न बतूता को। वैसे एक चीज और ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप में काफी फेमस है क्योंकि इसके माध्यम से आपने सुना भी होगा क्या किया गया था, इसके ही नाम पे, चूंकि इसका नाम क्या था, इसका नाम था जौना खान, और इसी जौना खान के ही परिप्रेक्ष्य आपने सुना भी होगा हमारे यहाँ पे जौनपुर शहर की स्थापना की गई है। लेकिन ये जो शहर स्थापित है ये किसके माध्यम से, तो ये फिरोज शाह तुगलक के माध्यम से स्थापित है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौना खान की याद में, जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी याद में जौनपुर शहर आपका बसाया गया था। कहा जा रहा है कि भारत पर तैमूर ने किस एक वर्ष में आक्रमण किया था। आज अगर हम भारत की बात करें तो भारत के ऊपर तैमूर का आक्रमण एक हमें बेसिकली देखने को मिलता है। तैमूर के आक्रमण की जब बात की जाए तो तैमूर का आक्रमण हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तैमूर का आक्रमण, आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध हमें प्रमुखतः से देखने को मिलता है। तैमूर का आक्रमण, तैमूर के आक्रमण की जब बात की जाए तो ये 1294, 1417, 1213 या फिर 1398 में यह नाम हमें देखने को मिलता है। तैमूर
तैमूर के परिप्रेक्ष्य में आपने सुना भी होगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है तैमूर, क्योंकि आप भी जानते हैं ये मंगोलों से संबंधित आपको देख मिलते हैं। मंगोल आक्रमणकारी की जब हम बात करते हैं तो इसमें इसका नाम देखने को मिल जाता है। तो मंगोल आक्रमणकारी के परिप्रेक्ष्य में यह तैमूर का नाम आपको देख मिलता है। और तैमूर की श्रृंखला की जब बात की जाए तो उसने कब यहाँ पे आक्रमण किया, तो आप भी जानते हैं ये 1398 में। कब? 1398 की जब बात की जाए तो 1398 में इसने क्या किया, यहाँ पे आपका युद्ध किया था। खासा अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में कौन व्यक्ति थे, तो हम कह सकते हैं तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में आपने सुना होगा। नसीरुद्दीन मोहम्मद, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का इस टाइम पे क्या था, यहाँ पे दिल्ली पे शासनकाल था। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद की जब बात की जाए तो उनका नाम खासा ध्यान रखिएगा। नसीरुद्दीन मोहम्मद का जो शासनकाल था वह प्रमुख रूप से यहाँ पे देख मिलता है। और आप भी जानते हैं फूल खिले तो सांस लो, और इस परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो यहाँ पर कौन था, तुगलक वंश का शासन आपको देख मिलता है। तो तुगलक वंश के शासक के रूप में नसीरुद्दीन मोहम्मद का नाम ध्यान रखिएगा। बेसिक अगर देखा जाए तो ये इस वंश के आप कह सकते हो अंतिम शासक भी माने जाते हैं। ठीक है, तो इस वंश के अंतिम शासक की जब बात की जाए तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का नाम आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है। और 1398 की जब बात की जाए तो 1398 में तैमूर ने क्या किया था, आप कह सकते हो कि भारत के ऊपर पूरी तरीके से आक्रमण किया था। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत से उखाड़ फेंचने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की क्या थी, मदद मांगी थी। फ्रांसीसियों की मदद मांगी। और इस नाम की बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि फ्रांसीसियों के मदद की यहाँ पे बात की जाती है। फ्रांसीसियों के मदद की बात की जाती है कि आखिर इनमें से कौन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि हमें शासन प्रशासन को क्या करना है, पूरी तरीके से समाप्त करना है। और इस परिप्रेक्ष्य में इसका नाम देखने को मिलता है। शासन प्रशासन के अंतर्गत इस व्यवस्था को हमें पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना है। और इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे योगदान मांगा। और इस योगदान की जब बात की जाए तो ये फ्रांसीसियों के माध्यम से आपको देख मिलता है। तो कौन से एक ऐसे शासक थे, कौन से एक ऐसे राजा थे जिन्होंने फ्रांसीसियों से मदद मांगी कि हमें क्या करना है, अपने इस परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश शासन को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना है। तो ब्रिटिश शासन के परिप्रेक्ष्य में आपने सुना भी होगा, कई बार नाम भी आता है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की जब बात की जाए तो टीपू सुल्तान का मानना था कि हमें अंग्रेजों को क्या करना है, समाप्त करना है। और अंग्रेजों को समाप्त करने के लिए इन्होंने कहा कि फ्रांसीसी हमारी क्या करें, मदद करें, फ्रांसीसी हमारी मदद करें। और इस परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं कि ये जो फ्रांसीसियों का एक दल होता है उसमें शामिल भी हो गए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब की जब बात की जाए तो जैकोबिन क्लब में भी यह आपके शामिल हो जाते हैं। इवन आप कह सकते हो इन्होंने स्वतंत्रता का जो वृक्ष होता है वह भी लगाया था। क्या किया था, स्वतंत्रता की जब बात की जाए तो स्वतंत्रता का इनके माध्यम से क्या किया गया था, वृक्ष वगैरह भी लगाया गया था। तो अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे लगाया गया था, तो आपने सुना होगा श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम की जब बात की जाए तो श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने एक स्वतंत्रता के वृक्ष को भी लगाया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने फ्रांसीसियों के साथ ही सहयोग मांग की। और इस परिप्रेक्ष्य में चूंकि उस टाइम पे नेपोलियन का नाम आपने कई बार सुना होगा, तो नेपोलियन से इन्होंने क्या की थी, मदद भी मांगी थी। तो नेपोलियन से मदद भी इन्होंने क्या किया था, मांगा था। किसके द्वारा, खास करके फ्रांसीसियों के परिप्रेक्ष्य में। तो टीपू सुल्तान का नाम ध्यान रखिएगा। इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है। वैसे टीपू सुल्तान की जब बात की जाए तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत में वास्तविक रूप से अगर हम नौसेना की बात करें तो नौसेना का जनक जब हम किसी को मानते हैं तो वह सदैव आपके टीपू सुल्तान को ही मानते हैं, क्योंकि इनका जो शासन था उस शासन के परिप्रेक्ष्य इन्होंने उसी टाइम पे ही समुद्री एरिया को कैसे सुरक्षित किया जाए उसके लिए कह सकते हो कि जो जल क्षेत्र होता है उसको संरक्षित करने के लिए इस व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित किया। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का पहला नवाब था। अवध का पहला नवाब आपको देखने को मिलता है। अवध के पहले नवाब की जब बात की जाए तो यह नाम बेसिकली आपको देखने को मिलता है, अवध का पहला नवाब। अवध का पहला नवाब। आज इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुखता से देखने को मिलता है, अवध के पहले नवाब के रूप में। अवध के पहले नवाब के रूप में इनका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। कौन से एक ऐसे व्यक्ति थे जो अवध के पहले नवाब के रूप में जाने जाते हैं। अवध के पहले नवाब के रूप में इनका नाम देखने को मिलता है। यह नाम किससे संबंधित है, अवध के पहले नवाब के रूप में इनका नाम देखने को मिलता है। और इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम को हम प्रमुख रूप से देख पाते हैं। अवध के
पहले नवाब। आसिफउद्दौला, शहादत खान, शुजाउद्दौला, सफदरगंज। तो बेसिक आप भी जानते हैं कि अगर हम अवध के पहले नवाब की बात करें तो उनका नाम क्या होगा। तो शुद्ध रूप से आप भी जानते हैं कि सन 1722 का समयकाल था और 1722 के समयकाल में कौन सी व्यवस्था आती है। तो 1722 में जब हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारे यहाँ पे महमूद के रूप में मोहम्मद महमूद शाह की जब बात की जाए तो इसके परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अवध का एक नवाब घोषित किया था, अवध का एक सूबेदार बनाया था। और सूबेदार की जब बात की जाए तो उसका नाम क्या था, उसका नाम आपने सुना होगा किसके रूप में, खास करके शहादत खान के रूप में। शहादत खान की जब बात की जाए तो शहादत खान का नाम आपने कई बार सुना होगा। तो शहादत खान को इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे सूबेदार बनाया था। लेकिन आप कह सकते हो कि इन्होंने क्या किया, जब मुगल सत्ता की कमजोरी को देखा तो अपना एक स्वतंत्र शासन भी घोषित कर दिया। और स्वतंत्र शासन परिप्रेक्ष्य में आपने सुना कि यह क्या किए, यह एक उपाधि ले लिए। क्या नाम दिया, बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क की जब बात की जाए तो इस उपाधि के साथ ये क्या करते हैं, यह आपके दिल्ली की जब बात की जाए, मतलब अवध लोकेशन की जब बात की जाए तो अवध क्षेत्र को अपना शासन प्रशासन के अंतर्गत सुरक्षित करते हैं। और इस व्यवस्था में आप भी जानते हैं कि इन्होंने नवाब की उपाधि ली। क्या किया, नवाब की उपाधि ली और इसके ही साथ क्या किया, यहाँ पर शासन में कह सकते हो कि स्थापित हो गए। तो शहादत खान का नाम आपको मिलता है जो पहले नवाब के रूप में जाने जाते हैं। वैसे एक नाम और ध्यान रखिएगा, अवध क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने जो अपनी एक राजधानी घोषित की थी, वह वर्तमान जो नगर काफी चर्चा में है, अयोध्या। अयोध्या के पास आपको फैजाबाद लोकेशन भी मिलता है। तो फैजाबाद की जब बात की जाए तो फैजाबाद को इन्होंने राजधानी भी घोषित किया था। और खासा यह लोकेशन कहाँ से समित है, तो आप भी जानते हैं ये सरयू नदी के किनारे आपका अवस्थित है। ठीक है, तो सरयू नदी के किनारे आपका जो अयोध्या है उसी को इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी के रूप में भी घोषित कर रखा था। हालांकि एक नाम और ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है अंतिम नवाब। अंतिम नवाब कौन थे, अंतिम नवाब की जब बात की जाए तो उनका नाम था वाजिद अली शाह। क्या कहते हैं, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह का नाम ध्यान रखिएगा, ये अंतिम नवाब माने जाते हैं। इनकी पत्नी थी, आपने कई बार सुना होगा, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख रूप से आपको मिलती है। विशेषतः अगर देखा जाए तो इनके एक पुत्र का भी नाम ध्यान रखिएगा जिसका नाम है विरजिस कादिर। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपने देखा भी था कि सन 1856 में जो अवध का लोकेशन था उस पर कुशासन का आरोप लगाते हुए खास करके क्या किया था, अंग्रेजों ने अपने शासन में इसको शामिल कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखती है। बहरहाल तानामी रेगिस्तान, अगर इसकी बात की जाए तो यह निम्नलिखित में से किस देश के अंतर्गत आपका अवस्थित है, क्या नाम है, तानामी रेगिस्तान। आज तानामी रेगिस्तान की जब बात की जाए तो यह हमें देखने को मिलता है, कहां से समित है, हमारे परिप्रेक्ष्य में चीन से, दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर आपके भारत से। तानामी, तानामी अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से मिलता है। कई बार इसको आपने सुना भी होगा, द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान भी इसे नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं इसको, कई बार द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान भी नाम दिया जाता है। खासा अगर देखा जाए तो ये कहां से आपको देखने को मिलता है, अगर इसकी बात की जाए तो ये एक महाद्वीप में स्थित है, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण में या फिर चाइना में। एक्चुअली आपने कई बार सुना होगा कि हमारे यहाँ पर ठंडे क्षेत्र के मरुस्थल और गर्म क्षेत्र के मरुस्थल आपको दोनों मिलते हैं। भारत में संयोग से दोनों है। भारत के अंदर जैसे आपने थार का मरुस्थल नाम सुना है, थार मरुस्थल की जब बात की जाए जहाँ पे क्या होता है, सदैव गर्मी पड़ती है। मरुस्थल का मतलब जहाँ पे पौधे नहीं उगते हैं। तो सीधे शब्दों में पहला लोकेशन एक मरुभूमि जो आपके थार के रेगिस्तान से है, जो गर्म मरुस्थल के रूप में जानी जाती है, और एक जो आपका ठंडा प्रदेश है लेह लद्दाख वाला, वहां पे भी पौधे नहीं उगते हैं, तो उसे हम ठंडा मरुस्थल कहते हैं। तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इस परिपेक्ष में खास करके नाम देखने को मिलता है कि तानामी नाम का एक रेगिस्तान है, और इसकी जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिलता है, तानामी। आज तानामी की जब बात की जाए तो तानामी हमें देखने को मिलती है। खास करके अगर देखा जाए तो उसका संबंध क्या है, तो आप भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया। आज ऑस्ट्रेलिया की जब बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में क्या होता है, यह प्रमुख रूप से आपको मिलता है, और यहाँ पे लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। ये बड़ी खास बात है, लाल रंग के कंगारुओं की जब बात की जाए तो ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे पौधे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ नुकीली पत्तियां वाली जो झाड़ी होती हैं वह जरूर आपको दिखती हैं। कुछ नुकीली जो पत्ती वाली झाड़ी होती हैं
वह बेसिक आपको देख मिलती हैं। ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे आपके रेगिस्तान हैं और रेगिस्तानों के अंदर ये क्या होता है, आज ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान आपको देखने को मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में तीसरा सबसे बड़ा क्या होता है, यह रेगिस्तान आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर तानामी रेगिस्तान का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। आज अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो लगभग 1,84,000। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई क्षेत्रफल इतना बड़ा है तो कितना लंबा होगा। 1,84,500 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत क्या है, इसका पूरा विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो अच्छा खासा एरिया लेकर के इसका पूरा विस्तार देखने मिलता है। बहरहाल निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। अब सहारा के बारे में तो आप सदैव जानते हैं। आज सहारा की जब बात की जाए तो सहारा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण लोकेशन, क्योंकि इसकी जब बात की जाए तो ये तो कह सकते हो कि आज भारत का इवन वरन कह सकते हो पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो रेगिस्तान की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। खास अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होता है, आज रेगिस्तानों के क्रम में सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है, सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान ये किसी एक देश के अंतर्गत नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि सहारा के बारे में आपने सदैव सुना होगा। ये कहां से समित है, तो जब हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या है, इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिल जाती है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो सबसे बड़ा एक आपको कह सकते हो कि रेगिस्तान देख मिलता है, जिसको हम सहारा मरुस्थल के रूप में जानते हैं। खासा अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तर वाला हिस्सा है वहां पर इसका सदैव आपको देख मिलता है। उत्तरी भाग के अंतर्गत जो खास अटलांटिक महासागर से संबंधित आपको देख मिलता है। तो अटलांटिक महासागर की जब बात की जाए तो उसके पास में क्या है, ये आपको अवस्थित देखने को मिलता है। अब इसकी जब बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा देश शामिल इसमें नहीं होता है, तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो इसमें जो शामिल देश है वह है नाइजीरिया। क्योंकि नाइजीरिया की जब बात की जाए तो ये उत्तरी भाग में नहीं बल्कि दक्षिणी हिस्से के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देखता है कि इसका नाम देश के परिप्रेक्ष्य में सहारा रेगिस्तान। तो सहारा आज भारत के नहीं वरन विश्व की जब बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा क्या होता है, रेगिस्तान आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से एक नाम और आपने सुना होगा जैसे गोम्बी मरुस्थल, ये कहाँ से समित है, तो आपके चाइना में देख मिलता है। चाइना के अंतर्गत एक बड़ा भाग जो आपके मरुस्थल के रूप में देख मिलता है उसको हम गोबी मरुस्थल के रूप में जानते हैं। और इसी तरह पर अगर देखा जाए तो मोजाम्बे मरुस्थल ये कहाँ से समित है, तो मोजाम्बे की जब बात की जाए तो इसका नाम आपने सुना होगा दक्षिण कैलिफोर्निया, जो खास करके कह सकते हो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो दक्षिण कैलिफोर्निया की जब बात की जाए तो वहां से इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। तो हमारे यहाँ पर गोबी चाइना के अंदर, मोजाम्बे दक्षिण कैलिफोर्निया में, नाइजीरिया में आपका अल्जीरिया लीबिया मिस्र में ये आपका थार का मरुस्थल, भारत में आपका क्या हो जाता है, तो भारत में थार का मरुस्थल। और अभी हमने देखा कि इसके बारे में तनामी आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो अलग अलग लोकेशन में अलग अलग प्रकार के आपके मरुस्थल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि किडनी अर्थात गुर्दे में जो रक्त के परिपेच की संकल्पना होती है वह किस एक माध्यम से प्रवेश करता है, ये विक धर्मी के माध्यम से, बाहरी इलियाक धर्मी के माध्यम से, कक्षीय एक्सलरी धर्मी के माध्यम से, या फिर अंतः प्रकोष्ठिका अल्नर धर्मी के माध्यम से। यह बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त की जो संकल्पना होती है वह बेसिकली हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हमारे शरीर में जो रक्त प्रवेश करता है खास करके गुर्दे के परिपेक्ष में, तो इसका नाम देखने को मिलता है किडनी या फिर गुर्दा। किडनी या फिर गुर्दा। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम है वृक्क धर्मी, बाहरी इलियाक धर्मी, कक्षीय एक्सलरी धर्मी, या फिर अंतः प्रकोष्ठ का अल्नर धर्मी। तो इसका नाम किसके रूप में देख मिलता है, हाँ तकला मकान भी आपके चाइना में ही देख मिलता है। बिल्कुल आपने सत्य कहा। तो किडनी या फिर गुर्दे की जब बात की जाए तो इसके परिपेक्ष में यह बीमारी हमें देख मतलब ये जो रक्त इसमें प्रवेश करता है वह किसके माध्यम से, तो आपने सदैव सुना होगा ये अल्नर के माध्यम से देख मिलता है। तो अंतर प्रकोष्ठिका धमनी की जब बात की जाए जिसको हम क्या कहते हैं अल्नर के रूप में जानते हैं, उससे क्या करती है, यह आपके प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस धमनी की जब बात की जाए तो इसके माध्यम से क्या होता है, यह गुर्दे में रक्त प्रवेश करता है।
वैसे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर किडनी के परिप्रेक्ष्य आपने सदैव सुना होगा, ये एक तरीके से कह सकते हो हमारी बॉडी के परिप्रेक्ष्य कह सकते हो, ये शरीर की क्या मानी जाती है, शरीर की, इसको हम छन्नी का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो छन्नी के रूप में भी इसे नाम दिया जाता है। वैसे छन्नी से एक चीज आपको याद आनी चाहिए कि ये हमारे यहाँ पर जब खराब हो जाती है तो उस दशा में व्यक्ति को क्या कराना पड़ता है, उस दशा में व्यक्ति को डायलिसिस कराना पड़ता है। तो डायलिसिस नाम की जो संकल्पना है वह यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि जब व्यक्ति की क्या होती है, किडनी आपकी खराब हो जाती है, जिसको हम गुर्दा कहते हैं। सामान्य दशा में आपने देखा होगा कि अशुद्ध चीजों को खास करके छानने का कार्य करती है और हमारी बॉडी में जो शुद्ध चीजें होती हैं उसे रखती है और बाकी चीजों को बाहर निकाल देती है। तो इस दशा में इसका मुख्य कार्य आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रक्त की जब बात की जाए तो रक्त आपके अल्लर धमनी से क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। बेसिक मनुष्यों में यूरिया ये कहाँ पर बनता है, मनुष्य में खास करके यूरिया की जब बात की जाए तो यूरिया बेसिक आपको देखने को मिलती है। यूरिया की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में या फिर मूत्रवाहिका में। खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम संबंधित होगा हमारे यहाँ पर मनुष्यों में यूरिया। यूरिया की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिलता है। अब एक बात तो क्लियर है, देखो प्लीहा में तो बनेगा नहीं क्योंकि प्लीहा जो संगठित होती है इसमें आपने सुना होगा बोन मैरो वगैरह की संकल्पना, ठीक है। मूत्रवाहिनी, इससे तो कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि ये वहन करने वाली है, इसमें ये केवल स्टोर करके रखती है, ठीक है। बाकी यकृत और वृक्क, अब वृक्क के बारे में अभी आपने देखा कि वृक्क क्या करता है, सफाई करने का कार्य करता है। तो बचा कौन, यकृत। यकृत या जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो लीवर या फिर यकृत की जब बात की जाए तो उसी में क्या होता है, उसी के अंतर्गत खास करके आपका क्या होता है, खासा यह यूरिया निर्मित होता है। यूरिया की जब बात की जाए तो यूरिया के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा कि जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए कह सकते हो कि उपयुक्त नहीं होते हैं, अर्थात जिसको हम अनावश्यक के रूप में कह सकते हैं। क्या कहते हैं, अनावश्यक की जब बात की जाए तो अनावश्यक एमिनो एसिड, तो अनावश्यक जो आपके अमीनो एसिड होते हैं वही क्या करते हैं, वही आपके कह सकते हो यहाँ पर यूरिया के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, ऐसे एमिनो एसिड को यकृत के अंतर्गत क्या होता है, आप कह सकते हो कि यूरिया के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। हालांकि इसकी जब बात की जाए तो इसके दो भाग आपको मिलते हैं। जैसे एक आपने नाम सुना होगा डी एमिनो, क्या बोलते हैं, डी एमिनेशन, ठीक है, डी एमिनेशन। और डी एमिनेशन के अलावा अगर देखा जाए तो एक दूसरी विधि जिसको हम कहते हैं यूरिया निर्माण। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। कहाँ पर, जब हम बात करते हैं अपने यकृत के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर दो प्रोसेस आपको विशेष देखने मिलती है, डी एमिनेशन और यूरिया निर्माण। तो एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं वही यहाँ पर क्या होते हैं, यूरिया के अंतर्गत आपके परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो यूरिया की जब बात की जाए तो इसका नाम आपके यकृत से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी कहा जा रहा है कि मूत्र का जो असामान्य घटक है वह हमें देख मिलता है, यूरिया, क्रिएटिन, एम्बुलिन या फिर आपके सोडियम। खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। इसके अंतर्गत आपने एक साइकिल भी सुनी होगी जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। क्रेब्स चक्र की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा, क्रेब्स चक्र जो है वह आपको इस यूरिया निर्माण के अंतर्गत पूरी तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये असमान घटक होता है, ठीक है। जतिन जी कह रहे हैं क्यों ना पढ़ाते हो, जिस तरीके से आपने संस्थान को परिवर्तित कर लिया उसी तरीके से हमने भी कर लिया है गुरु, ठीक है। तो हमें लगता है कि अब आपके लिए कोई क्वेश्चन की उम्मीद नहीं बचती है, क्योंकि हम तो ये भी कहेंगे कि आप क्यों ना पढ़ते हैं, फिर आपने भी तो अपना नाम बदला है। हाँ, इसका मतलब आपने कुछ अपनी संकल्पनाओं को लेकर के, कुछ अपनी व्यवस्थाओं को लिए आगे सोचा होगा, कुछ अलग तरीके की सोच को रखते हैं। तो वही सीधी सी संकल्पना हमारे साथ भी है, हम इसीलिए शायद वहाँ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छी बात है। हमारा एक ही तात्पर्य होता है कि आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी संकल्पनाओं के साथ, क्योंकि देखो लोगों का क्या है, लोगों की तो अपनी संकल्पना है, वो आगे बढ़ती जा रही है, वो अपनी व्यवस्थाओं में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें जिस एक स्तर पर जहाँ पे अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिले, क्योंकि सिलेक्शन हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। सिलेक्शन अगर हो जाएगा ना तो यही दुनिया भर के जो लोग होते हैं ना वो आपको फ़ोन करके बुलाते हैं कि आ जाओ, ये तुम्हारा पुरस्कार रखा हुआ है, काहे सुन नहीं रहे हो। लेकिन आप सिलेक्शन नहीं लेते हैं ना, तो उस दशा में वही लोग जो आपका फी लेकर के, कोर्स ले लेकर के आपको जानते तक नहीं, आपको पहचानते तक नहीं। कई बार आपके कोर्स को भी डिसमिस जब हो जाता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करते हैं, वो लोग भी ना सुनते हैं। तो इस संकल्पना में हमारे लिए एक ही चीज़ बेहतर होती है कि आपका सिलेक्शन कैसे हो, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन के ही बाद दुनिया क्या करती है, आपको सलाम ठोकती है।
हम तो बार बार कहते हैं एक टीचर की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उसके क्लास में बैठे 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो आखिर 499 की वह जिम्मेदारी क्यों ना लेता है? केवल एक पास हुआ बच्चा उसके कंधे पर हाथ रख करके, ये देखिए हमारे क्लास का बच्चा जिसने पहला रैंक लाया है, टॉप किया है, बाकी 499 का बकलोल थे, वो आपसे नहीं पढ़ते थे, आखिर वो भी आपसे एक उम्मीद लेकर के ही पढ़ते थे। तो इसका मतलब सबके साथ आपका एक समान व्यवहार होना चाहिए। केवल एक सिलेक्शन हो सकता है उसने अपने दम पे प्राप्त किया हो, अपनी पढ़ाई की बदौलत प्राप्त किया हो। अकेले अगर आप तारनहार थे तब तो 500 का सिलेक्शन आपके माध्यम से होना चाहिए। तो ऐसी कोई संकल्पना नहीं, सीधे शब्दों में हमें बेहतर से बेहतर की तलाश करनी चाहिए, जहां से हमारी बेहतरी हो सके वहां से अपने आप को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस मतलबी दुनिया में एक ही आधार है कि जब तक आप अपना वर्चस्व नहीं रखते हैं, अपनी सफलता का एक आधार व्यवस्थित नहीं करते हैं, दुनिया बिल्कुल आपको पहचानने वाली नहीं है। तो इस कारण से हम आपको बार बार यही केवल सजेशन देते हैं कि किसी को फॉलो ना करिए, किसी के फैन ना बनिए, बस केवल उसको क्या करिए, समझिए, अपनी चीजों को निकालिए, आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात करें? मूत्र में असमान घटक होता है, तो इसकी जब बात की जाए तो यूरिया, क्रिएटिन, एम्बुलिन या फिर आपके सोडियम। तो आज अगर इसके तत्व की बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यूरिया नाम की जो संकल्पना है वो आपके यकृत या फिर लिवर में बनती है, और इस परिपेज की जब बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूरिया के अंतर्गत क्या होता है इसका नाम आपको देख मिलता है। क्योंकि आज अगर हम व्यक्ति के मूत्र की बात की जाए तो उसका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है, और इस संदर्भ के परिपेक्ष में देखा जाए तो इसका नाम हमें देख मिलता है यूरिया के रूप में। आज यूरिया की जब बात की जाए तो यूरिया का संदर्भ क्या है कि यहाँ पर 95% क्या होता है, आपको जल देखने मिलता है। क्या है? यूरिया मतलब मूत्र की जब बात की जाए तो उसका जो घटक है उसमें 95% आपको जल देख मिलता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5% क्या होता है, कुछ आपके जो खनिज होते हैं, कुछ जो आपके मिनरल्स होते हैं वह बेसिकली आपको यहाँ पर देख मिलते हैं। तो यूरिया के मुख्य तत्वों की जब बात की जाए तो मुख्य तत्व जो होता है वो आपका जल होता है अधिकतर मात्रा में, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो 5% क्या होती है, ये आपके खनिज के रूप में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अगर हम असामान्य घटक की बात करें तो असामान्य घटक क्या होगा, तो यूरिया तो कोई संकल्पना नहीं होगी, यहाँ पे घटक की पूछी है, और घटक के रूप में खासा ध्यान रखिएगा, ये जो 5% आपको खनिज दिख रहे हैं, खास करके जो मिनरल्स आपको दिख रहे हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनमें कौन कौन से तत्व होते हैं, तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि इसमें जैसे यूरिया है, यूरिया के अलावा यूरिक एसिड है। ठीक है, क्या? यूरिक एसिड है, और यूरिक एसिड के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके खनिज तत्वों के अंतर्गत ही आप कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, एल्बुनिन, एल्बुनिन वगैरह की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे की बात की जाए तो इसका नाम देखिएगा किसके रूप में, कि पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसे प्राप्त किया जाता है। अरे गुरु काहे परेशान हो रहे हो, कौन सी गलती हो गई है और किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? ठीक है, मेहनत करो, सिलेक्शन लो, हम बार बार ये सजेशन देते हैं बस, और कुछ ना। ठीक है, केवल आपका एक उद्देश्य होना चाहिए अंत रूप में, और वह उद्देश्य एक ही है कि आपको किसी एक हद तक अपने आप को इतना व्यवस्थित करना है, इतना अपने आप में पढ़ाई कर लेनी है, ताकि आपके माता पिता जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे ना, उनका चेहरा कभी निराश ना हो। ठीक है, बाकी आपसे हमें कौन सा रोष है, ऐसी बात काहे कर रहे हो? ठीक है, आपसे तो कभी हम गुस्सा हो ही ना सकते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम बात करें कि पेनिसिलिन, जिसे हम एंटीबायोटिक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, खास करके अगर देखा जाए तो यह हमें बेसिक देखने को मिलता है। पेनिसिलिन की जब बात की जाए तो पेनिसिलिन आज हमें देखने को मिलता है, इसका हम बड़े स्तर पे प्रयोग करते हैं, लेकिन आज अगर इसके घटक की बात की जाए तो इसका नाम हमें देखने मिलता है, ये किससे हम लोग प्राप्त करते हैं। पेनिसिलिन की जब बात की जाए तो पेनिसिलिन हमें प्राप्त होता है, पेनिसिलिन हमें प्राप्त होता है, यह एक एंटीबायोटिक होता है। सामान्य दशा में आपने देखा होगा कि जब आप कभी चोट वगैरह लग जाती है, जब कभी आप जल वगैरह जाते हैं, तो उस दशा में क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज अगर पेनिसिलिन की जब बात की जाए तो ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान है मुख्यतः एंटीबायोटिक, अर्थात जिसे हम कहते हैं जीवाणुरोधी दवा। क्या? जीवाणुरोधी दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जीवाणुरोधी दवा की जब बात की जाए तो उसके रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अब ये बेसिकली हमें प्राप्त कहाँ से होता है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो खासा अगर देखा जाए तो इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, यह कवक के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। किसके माध्यम से? कवक की जब बात की जाए तो कवक के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपने कई बार सुना होगा अलेक्जेंडर
फ्लोमिन की जब बात की जाए तो फ्लोमिन के माध्यम से क्या किया गया था, इसकी खोज करी गई थी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लोमिन की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से क्या था, यह आपका खोजा गया था। ठीक है, कवक के माध्यम से पेंसिलिन। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लोमिन के माध्यम से। तो एंटीबायोटिक जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एंटी बायोटिक के रूप में या फिर दवा के परिपेक्ष आप कह सकते हो कि जीवाणुरोधी दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के माध्यम से, और ये हमें कवक के माध्यम से प्राप्त होता है। शरीर में कैल्शियम का कितना परसेंट आपके हड्डियों और दांतों के अंतर्गत आपको देखने मिलता है। शरीर के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के आप कह सकते हो तत्व होते हैं, तो इनमें से बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो आपके हड्डी और दांतों में पाए जाते हैं। अब हड्डी और दांतों की जब बात की जाए तो उसमें कितनी मात्रा आपको दिख मिलती है, 99%, 90%, 94% या फिर आपके 85%, यह मात्रा हमें देखने को मिलती है। शरीर के अंतर्गत कितना परसेंट आपके हड्डी और दांतों के अंतर्गत संग्रहित होता है। तो मुख्यतः आप भी जानते हैं कि ये जो कैल्शियम खासा अगर देखा जाए तो कैल्शियम की जब बात की जाए तो कैल्शियम नाम का जो तत्व है, वो पहली बात तो आप भी जानते हैं कि हमारे शरीर की जब बात की जाए तो हमारे शरीर में इसकी जो मात्रा होती है वह या तो हड्डी में होती है या फिर आपके दांतों के रूप में संग्रहित होती है। तो इसकी जब बात की जाए तो इसका संग्रहण, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए भी ये जरूरी है, बॉडी ग्रोथ के लिए भी आपकी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और लेकिन जब हम मुख्य रूप से बात करें तो हड्डी और दांतों में इसकी अधिक मात्रा, तो आज के संबंध की अगर बात की जाए तो करीब करीब 90%, कितना करीब करीब क्या होती है आपके 90 नहीं 99%। ठीक है, क्योंकि अधिकतर तो इसी में पाया जाता है। ठीक है, 99% की जब बात की जाए तो 99% क्या होता है, ये आपकी हड्डी और दांतों के अंतर्गत विशेषतः स्थित होता है। बाकी 1% की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे होता है, तो ये जो आपकी मांसपेशी वगैरह होती हैं या फिर आप कह सकते हो ऊतक वगैरह, उसमें आपकी संग्रहित होती है। तो मांसपेशी ऊतक वगैरह की जब बात की जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें मात्र 1% आपका क्या होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खासा अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो कैल्शियम की जब बात की जाए तो पहली बात तो ये हड्डी वगैरह को क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, हड्डी वगैरह को मजबूत करता है, और हड्डी वगैरह मजबूत करने के अलावा अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए क्या करता है, आपने सदैव सुना होगा रक्त का थक्का, तो रक्त का थक्का बनाने में भी यह अपना एक विशेष योगदान देता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि बताइएगा, एक बिंदु है जिसको हम नाम देते हैं कि चिपको आंदोलन। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध हमें देखने मिलता है, क्या, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की जब बात की जाए तो इसका मुख्य आधार हमें देखने को मिलता है। चिपको आंदोलन बेसिक अगर देखा जाए तो ये किससे संबंधित है, पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, या फिर आपके पादप प्रजनन से। तो चिपको आंदोलन की जब बात की जाए तो यह हमें देखने को मिलता है। पहली बात ये कब आयोजित हुआ, तो यह 1973 में आपका आयोजित किया गया। 1973 में कहाँ पे आयोजित किया गया, तो आपके उत्तराखंड में आयोजित किया गया, क्योंकि उत्तराखंड में कई सारे जल विद्युत परियोजनाओं वगैरह को स्थापित किया जा रहा था। तो इसी परिपेक्ष में क्या होता है, इसी परिपेक्ष में आप कह सकते हो कि यहाँ पर बड़े स्तर पे अंधाधुंध आपके पेड़ों की कटाई करी जा रही थी। और पेड़ों की कटाई की जब बात की जाए तो उस परिपेक्ष में आपने चमोली नाम के जिले के बारे में सुना होगा, वहां पर इसको आयोजित किया गया था। तो पेड़ों के संरक्षण से संबंधित आपका होता है चिपको आंदोलन, जिसमें आपने कई बार नाम भी सुना होगा किसके बारे में, सुंदरलाल बहुगुणा वगैरह के बारे में। किसके रूप में, सुंदरलाल बहुगुणा की जब बात की जाए तो इन सबका नाम आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन की जब बात की जाए जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से है, 1973 में इसको चालू किया गया, और ये पूरी तरीके से पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए उसके लिए यह आंदोलन आपको देखने को मिल जाता है। तो एक पर्यावरण या फिर पादप संरक्षण को आधारित करते हुए क्या होता है, यह आपका एक आंदोलन आपको देखने को मिल जाता है, जिसका मूल मकसद था कि उत्तराखंड में जो बड़ी बड़ी आपकी परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं उसमें बड़े स्तर पे आपके पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो उन्हीं को कैसे रोका जा सके। ठीक है, बहरहाल एक नाम आपको देख मिलता है हमारे ही संदर्भ में खासा, जिसको हम नाम देते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका उद्देश्य था कि पर्यावरण समस्या से संबंध हो करके विश्व को बचाना। यह कौन सा आपको देख मिलता है, यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। बेसिक आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर अलग अलग संगठन, अलग अलग संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, विशेषतः कुछ ऐसे संदर्भ को व्यवस्थित करती हैं जिसका पूरा पूरा मंतव्य था कि हमें देश हित में कुछ ऐसे विशेष कार्य करने हैं। अब उसी संदर्भ में जैसे कुछ राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं जो आपके राष्ट्र स्तर पे होते हैं, कुछ आपके लोकल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो कौन सा एक ऐसा संगठन है जो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय संकल्पना को लेकर के यह बात करता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। तो मुख्य रूप से आपने सुना भी होगा, इसका संबंध है ग्रीन पीस, क्या कहते हैं, पीस, पीस का मतलब है शांति।
ठीक है। तो ग्रीन पीस की जब बात की जाए तो ग्रीन पीस के लिए खासा ध्यान रखिएगा, यह आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, तो ये आपके कनाडा में स्थापित हुआ था 1971 में। कब, 1971 की जब बात की जाए तो 1971 में ये कनाडा में आपके स्थापित किया गया था। मुख्य मकसद क्या था, पीस मतलब है शांति। तो चूंकि आप भी जानते हैं अमेरिका के माध्यम से बड़े स्तर पे क्या किया जा रहा था, परमाणु बम वगैरह बनाया जा रहा था। तो इसी परमाणु बम वगैरह को ना बनाया जाए, उसी सारे संदर्भों को लेकर के, या फिर आप कह सकते हो कि जो नाभिकीय परीक्षण वगैरह होता है वह कहीं ना कहीं इसका संदर्भ आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो नाभिकीय परीक्षण वगैरह की जब बात की जाए तो उसी के विरोध के लिए क्या था, इसकी स्थापना करी गई थी। तो नाभिकीय परीक्षण, क्योंकि नाभिकीय परीक्षण से क्या होता है, आप भी जानते हैं बड़े स्तर पे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, और रेडियो एक्टिव किरणों की जब बात की जाए तो वो पूरे पृथ्वी पर कितने लंबे अंतराल तक विद्यमान रहती हैं, आप लोग उसके पूरी तरीके से जानते हैं। ठीक है। बहरहाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा हमें देख मिलता है, पद्मश्री, अशोक चक्र, पद्म विभूषण, या फिर आपके भारत रत्न। ठीक है। तो आज अगर देखा जाए तो भारत के अंतर्गत एक आपका अवार्ड दिया जाता है, और जिसे हम किस रूप में जानते हैं, तो यहाँ पर एक नाम होता है किस रूप में, पद्मश्री, अशोक चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न। कौन सा एक ऐसा अवार्ड है जो भारत में अब तक का सबसे टॉप लेवल का माना जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इस व्यवस्था की जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई, 1954 से। ठीक है। 1954 की जब बात की जाए तो 1954 से इसकी शुरुआत करी गई, और इस व्यवस्था की जब बात की जाए तो इसे क्या नाम देते हैं, भारत रत्न। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, हायरार्की में सबसे टॉप लेवल का जो है वो है भारत रत्न, और इसके बाद क्या होता है, आपके पद्म पुरस्कार आते हैं। तो पद्म पुरस्कारों की जब बात की जाए तो इसमें भी कौन होता है, पहला होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद आपने नाम सुना होगा पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद फिर आपके पद्म श्री। तो कोई भी व्यक्ति अगर होगा तो इस कैटेगरी में आपको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। तो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और फिर आपके भारत रत्न। इसकी जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत आपकी क्या होती है, ये आपके 1954 में पहली बार करी गई थी। ठीक है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि यह पुरस्कार किसके माध्यम से, तो ये 26 जनवरी के अवसर पर जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उनके माध्यम से अलग अलग लोगों को जो समाज के विशेष क्षेत्र में कोई विशेष अपनी उपलब्धि को हासिल करते हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। लास्ट टाइम की जब बात की जाए तो लास्ट टाइम आपने सुना भी होगा 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये हर वर्ष नहीं दिया जाता है, जब जरूरत होती है तभी दिया जाता है, जिसमें आपने नाम सुना होगा प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी के अलावा नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख, अगर इनकी बात की जाए तो नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, और साथ ही साथ भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका। इन लोगों को क्या किया गया था, लास्ट टाइम आपके भारत रत्न तीनों लोगों को एक साथ दिया गया था, और 2019 में। हर साल ये नहीं दिया जाता। ठीक है। बेसिक एक नाम आता है कि निम्न में से किस एक व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अभी तो हमने लेटेस्ट की बात की, लेकिन पहली बार किसको दिया गया, अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम आता है सत्यजीत रे के, सी राजगोपालाचारी को, मदर टेरेसा को, या फिर सीबी रमन को। तो भारत रत्न जिसकी शुरुआत सन 1954 से हुई। तो पहले चरण में ये जो पुरस्कार दिया गया वह आखिर किन किन लोगों को दिया गया। ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया ये कहाँ पे दिया जाता है, कला साहित्य, कला साहित्य, या फिर आप यहीं पे कह सकते हो कि खास करके समाज सेवा, समाज सेवा, या फिर आपके विज्ञान। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी में क्या किया जाता है, व्यक्ति को चिन्हित किया जाता है, और इस संदर्भ में क्या होता है, यह आपके 26 जनवरी जो हमारे यहाँ पर क्या होता है, गणतंत्र दिवस के रूप में आयोजित होता है। तो गणतंत्र दिवस की जब बात की जाए तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसका आयोजन भव्य स्तर पर किया जाता है। तो बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो यह पुरस्कार जो 1954 में चालू हुआ तो ये दिया गया था सी राजगोपालाचारी को। बेसिक आप कह सकते हो कि इनको हम भारत की राजनीति में खास करके उस टाइम का चाणक्य कहते हैं। भारत की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में उस टाइम का इनको हम क्या कहते हैं, चाणक्य के रूप में भी नाम देते हैं। तो सी राजगोपालाचारी की जब बात की जाए तो इनको दिया गया था। इवन इन्हीं को नहीं दिया गया था, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने डॉक्टर सर्वपल्ली का नाम सुना होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो देश के आगे चल करके कह सकते हो कि उपराष्ट्रपति और फिर आगे चल करके राष्ट्रपति। ठीक है। तो इनका नाम आपको देख मिलता है, और साथ ही साथ चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी राजगोपालाचारी, और फिर आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन सबको क्या किया गया था, समग्र रूप से कह सकते हो कि एक साथ 1954 में पहली बार यह भारत रत्न पुरस्कार आपका दिया गया था।
एक नाम आता है जिसको हम किस रूप में जानते हैं। हमारे यहाँ पे आपने सदैव सुना होगा। अच्छा, खत्म हो गया क्या? ओहो, अच्छा, हमें लगा है। चलो कोई ना, ठीक है। तो आज के संबंध को अब हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि स्लाइड ही खत्म हो गई, ठीक है। पता ही ना चलता कि 1 घंटे कब बीत गए, ठीक है। तो बाकी पीडीएफ के लिए आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, समय भी हो गया था, 52 हो गया था। अच्छा, चलिए ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और बाकी कोई संदेह होता है, बाकी कोई विषय होता है, तो उसे भी बताने की पूरी जोरी तरीके से कोशिश करिएगा, ठीक है। आज के क्रम को अब हम यहीं पे विराम देते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे अगले दिवस में, अर्थात कल के दिवस में, जहाँ पर कुछ एक संदर्भों को लेकर के हम आपसे बात करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।